हेलो एवरीवन, रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इस सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे और हम राउटिंग के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैं डेस्कटॉप को एक्सेस करूँगा और एक न्यू ऐप को क्रिएट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम होगा SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रिएट होने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ओके, एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको VS कोड में इंपोर्ट कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स, आपको भी इस तरह से किसी कोड एडिटर में उस एप्लीकेशन के फोल्डर को इंपोर्ट कर लेना है। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा और यहाँ से उस फोल्डर को एक्सेस करूँगा। मैंने लिखा cd spa और फिर मैं टाइप करूँगा npm start। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर index.js की एक फाइल है। ये है हमारा इंडेक्स मॉड्यूल। अब जब भी रिएक्ट की फाइल क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स मिलेगी, जिसमें से एक यहाँ पर है app.js। अब ये जो app.js फाइल है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। ये वो कोड है जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं काम करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ रिएक्ट विथ डिफरेंट डेवलपर। मैंने किया इसको सेव। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात याद रखनी है कि app.js के अंदर ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये हमें डिफ़ॉल्ट आउटपुट में देखने को मिलता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो यहाँ पर HTML का कोड लिखा हुआ है, उसको इंडेक्स मॉड्यूल ने कहाँ पर लोड किया होगा, जिसकी वजह से हमें ये वाला आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है document.getElementById root। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जिसकी ID की वैल्यू है रूट, उस रूट के अंदर ऐप के अंदर लिखा हुआ कंटेंट लोड होगा। तो ये रूट एलिमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, इसके अंदर index.html की एक फाइल है। इसको आप यहाँ से अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ID की वैल्यू रूट है। तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये div एलिमेंट के अंदर यहीं पर वो कंटेंट लोड किया जाता है। अगर मैं इस रूट का नेम चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं न्यू रूट और फिर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं वापस से आउटपुट को देखना चाहता हूँ तो दो रास्ते हैं। एक, या तो मैं इसको पहले की तरह नॉर्मल कर दूं, या फिर ये जो मैंने यहाँ पर न्यू रूट लिखा हुआ है, इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यू रूट। देखिए, अब वापस हमें पहले जैसा आउटपुट देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं करनी। इसको मैं वापस से नॉर्मल ही कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लाइन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, तब भी हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे ही मैंने ऐप कंपोनेंट को रिमूव किया, यहाँ से डिज़ाइन गायब। तो आपको ये रूल याद रखना है, जो भी कंपोनेंट आपने क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो आपको आउटपुट भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और फिर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, तो क्या हमें इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा? देखिए, हमें आउटपुट देखने को मिला। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर कोडिंग करने के बाद हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर सीधे सीधे कोड भी तो लिख सकते हैं। ये सवाल भी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में कुछ पेजेस है। होम पेज का कुछ अलग डेटा है, कॉन्टैक्ट का अपना कुछ डेटा है। इसी प्रकार से सभी पेजेस के लिए अपना कुछ अलग अलग डेटा है। अब मान लो कि इस होम के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, यानी इस होम पेज के लिए मैंने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। उस कोड को मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ। उसके लिए मैं होम का कंपोनेंट क्रिएट नहीं करता, सीधे बस उस कोड को मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट का जो कोडिंग है, यानी कॉन्टैक्ट का जो डेटा है, उसके लिए भी मैं कोडिंग यहीं पे लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि फ्यूचर में अगर हमें उसके अंदर कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो हमें कोड ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर सभी पेजेस का कोडिंग एक ही फाइल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक साथ लिख दिया, तो उस पेज को हमारे वेब ब्राउजर में लोड होने में भी टाइम लगेगा
और वो कोडिंग वाली लाइंस और स्ट्रक्चर देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कोड को आसानी से समझने के लिए और लिखने के लिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट समझने में भी आसानी हो, तो हम क्या करते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के वेबसाइट को अच्छे तरीके से क्रिएट करने के लिए यहां पर हम उसके कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। यानी कि समझ लो कि हम उसके अलग अलग पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे होम के लिए अलग पेज, कॉन्टैक्ट के लिए अलग पेज, और इनको ही हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। और फिर उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि सारा कुछ कोड जो है वो एक ही फाइल में कनेक्ट ना हो जाए, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब मैं आपको कंपोनेंट का स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। देखिए, मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक फोल्डर है, ये एक न्यू फोल्डर है जिसका नेम है कंपोनेंट्स। अब ये जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है यहाँ पर, और इस फोल्डर का नेम है नेवबार। बिल्कुल ऐसे ही एक और फोल्डर है जिसका नेम है फुटर। अब ये जो नेवबार का फोल्डर है ना, इस नेवबार के फोल्डर में दो फाइल्स है, newbar.js और newbar.css। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी दो फाइल्स है, footer.js और footer.css। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये कितना मीनिंगफुल है और कितना परफेक्ट मैनेज हुआ है। कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर दो फोल्डर है। इसमें से पहला फोल्डर है नेवबार, जिसके अंदर नेवबार से रिलेटेड दो फाइल्स है, और फिर है फुटर नाम का फोल्डर जिसके अंदर फुटर से रिलेटेड फाइल्स है। अब इसी को मैं कोड एडिटर के अंदर इंपोर्ट करके आपको समझाता हूं। तो यहां पर जो src नाम का फोल्डर है ना स्टूडेंट्स, इसको देखिए। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा कंपोनेंट्स। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, मैंने ये कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं दो फोल्डर और क्रिएट करूंगा, एक नेवबार और दूसरा फुटर। तो मैंने कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक किया और एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जिसका नेम है नेवबार और एंटर। अब मैं इस कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करूंगा और एक न्यू फोल्डर फिर से क्रिएट करूंगा जिसका नेम है फुटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर दो फोल्डर है, नेवबार और फुटर। अब मैं क्या करता हूँ, नेवबार के अंदर दो फाइल्स क्रिएट करता हूँ। मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया और लिखा newbar.js। फाइल के रीनेम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखोगे, और ऐसे ही एक और फाइल newbar.css, और यही काम मैं फुटर के लिए भी करूँगा। न्यू फाइल footer.js एंड footer.css। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर दो फोल्डर क्रिएट किए जिसके अंदर दो फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों के लिए। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो नेवबार की फाइल है, ये newbar.js, इस फाइल के अंदर नेवबार के CSS को लिंक कर देता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा import $newbar.css। तो यहाँ पर हमारे CSS की फाइल लिंक हो चुकी, यानी कि इंपोर्ट हो चुकी। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने आपको इस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। मैंने लिखा const newbar इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो, और इसको मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट newbar। अब हम इसे एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें इसे इंडेक्स मॉड्यूल में इंपोर्ट करके इसके अंदर कुछ काम भी तो करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेवबार की डिजाइन रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा const डिजाइन पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिजाइन है जो कि हमने अब तक बनाई नहीं है, इसी को मैं कर दूंगा रिटर्न डिजाइन। अब मैं जो भी डिजाइन बनाना चाहता हूँ इसको मैं
यहाँ पर क्रिएट करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा यूएल, देखिए यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन देना भूल गया, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ li एंकर टैग। मैं जल्दी से इसके अंदर कंटेंट ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मेन्यूज को क्रिएट कर लिया है। अब मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट किया है, इसका मतलब कि मैं index.js में इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा import navbar from, हमारी फाइल है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है navbar का, जिसके अंदर हमारी navbar.js की फाइल है। तो आप यहाँ पर सिर्फ इस तरह से navbar भी लिख सकते हो, सेमीकोलन। अब ये जो navbar का कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके अंदर का जो भी कोड है वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, index.html की ये जो फाइल है उसके अंदर एक div एलिमेंट है जिसके id की वैल्यू है रूट। उसी रूट के अंदर, यानी कि उसी div एलिमेंट के अंदर हमारा navbar का आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो मैं करता हूँ इस फाइल को सेव और ये रन। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिला। अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं navbar की CSS फाइल को एक्सेस करूँगा और यहाँ पर मैं UL को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ, पैडिंग 0। अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने से होगा ये कि अब ये हमें कुछ इस तरह से सिंगल लाइन में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिला। इसके बाद मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। मैंने लिखा डार्क लेट ग्रे और इसकी पैडिंग में टॉप बॉटम में कर देता हूँ 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट में 0। तो हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिला। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ li और लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ नन, जिससे कि वो बुलेट्स वाले डॉट्स रिमूव हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर वाइट हो जाए और इसके अंदर ये जो लिंक दिखाई दे रही है, ये अंडरलाइन, ये भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंकर टैग, क्योंकि ये एंकर टैग की वजह से आ रही है। कलर वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो हमें ये कुछ इस तरह से देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर कोई लोगो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ लोगोस दिए हुए हैं React.js के। मान लो कि मैं ये वाला लोगो वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं आऊँगा इसकी JS फाइल में जहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, और ये लोगो एक इमेज फॉर्मेट है। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, img टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा li, उसके बाद में एंकर टैग। अब इसके अंदर होगा img टैग। अब इमेज का सोर्स क्या है, देखिए ये जो लोगो है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ src इक्वल टू लोगो का नेम logo 192.png और मैं इसकी कुछ विड्थ सेट कर देता हूँ 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस तरह से ये लोगो देखने को मिला। अब ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया logo 192, और डायरेक्ट मैं इस वजह से लिख पाया क्योंकि ये जो लोगो है वो कहाँ पर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, यानी इसे पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है। अगर मान लो यही लोगो मैं कॉपी करता हूँ इस navbar फोल्डर के अंदर, अब मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। अब अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, यानी कि मैं इसको प्राइवेटली एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। मैंने लिखा इंपोर्ट, मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ। मैंने लिखा माई लोगो, और ये कहाँ पर है, इसी फोल्डर के अंदर है। आपको यहाँ पर फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम इसी फोल्डर के अंदर logo 192.png, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये लोगो को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब मैं src के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा माई लोगो। तो आपको ये वाली लाइन कुछ इस तरह से लिखनी है। मैं करता हूँ इसको सेव और रन। ये देखिए तब भी यही लोगो डिस्प्ले हुआ। तो पहले मैंने जो लोगो डिस्प्ले किया था उसको मैंने पब्लिकली एक्सेस किया था डायरेक्ट पब्लिक फोल्डर के अंदर से, लेकिन इस बार जो लोगो डिस्प्ले हो रहा है उसको मैंने प्राइवेट करके प्राइवेटली एक्सेस किया है। तो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे उस वक्त आप भी कुछ इसी तरह से अपने डेटा को मैनेज करोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जब सोर्स का पाथ डिफाइन करते हो ना,
उस वक्त आप डायरेक्टरी में किस तरह से अंदर की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ आते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ./ यानी कि इसी फोल्डर के अंदर लोगो है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने इस लोगो को एक और न्यू फोल्डर के अंदर रखा होता, मैंने लिखा img, मान लो img नाम का एक फोल्डर है, इसी के अंदर ये लोगो है, मूव, मैंने img के अंदर लोगो को मूव कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए लोगो डिस्प्ले नहीं होगा और इस तरह से कुछ एरर मिलेगा। अब मैं उस लोगो को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, img लिखूंगा / फाइल को सेव और रन। देखिए फिर से लोगो डिस्प्ले हुआ। तो अगर आप React.js को सीख रहे हो तो ये सब तो आपके लिए मामूली बात है, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया। स्टूडेंट्स अब मैं यहीं पर इसी वक्त आपको एक छोटा सा टास्क देने जा रहा हूं। आपको क्या करना है कि footer.js के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना है। सबसे पहले तो आपको footer.css की जो फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करना है और फिर उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। बस इतना सा काम करना है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी अभी मैंने कुछ देर पहले नेवबार की फाइल में करके दिखाया। तो स्क्रीन को पॉज करके आप सबसे पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं खुद आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा import /footer.css, मैंने यहाँ पर लिखा const footer इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो करली ब्रैकेट्स और मैंने कर दिया इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फूटर। अब मैं इसके अंदर कोड लिखता हूं। मैंने लिखा const डिजाइन इक्वल टू पैरेंथेसिस और इसको मैंने कर दिया, यानी कि इस डिजाइन को मैंने कर दिया रिटर्न। अब जो भी मुझे फुटर की डिजाइन करनी है वो मैं यहाँ पे करूँगा। मैं फुटर टैग को स्टार्ट करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। हाँ, अभी तक मैंने फुटर की डिजाइन नहीं की लेकिन मैं इसको फिर भी इंपोर्ट करूँगा। मैंने लिखा इंपोर्ट। अब देखना यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे और नेवबार की जगह पे फुटर लिख देंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। अगर आप खुद से लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छे से होगी। मैंने लिखा फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर फुटर नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी footer.js है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर कंपोनेंट। मैं इसका कोड आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? इस वजह से क्योंकि इस फुटर की जो CSS है उसको मैंने अभी तक डिज़ाइन ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुटर विड्थ 100%, हाइट 350 पिक्सल और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं लिखता हूँ डार्क लेट ग्रे और मैंने इसको किया सेव। तो देखिए कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिला। अब ये कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ। मैं काम करता हूँ index.js की फाइल में यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ऐप वाले कंपोनेंट को और इसके बाद मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी मर्जी की डिज़ाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ऐप कंपोनेंट है इसकी JS और इसकी CSS इन दोनों फाइल्स को मैं अपनी मर्जी से मैनेज कर रहा हूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ऐप कंपोनेंट है इसकी CSS और इसकी JS वाली फाइल को, यानी इस फाइल के अंदर मैं अपनी मर्जी का कोड लिखूँगा। तो यहाँ पर है app.js, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और ये है app.css, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ app.css को, const app इक्वल टू एरो और मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप को। इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ const डिजाइन इक्वल टू रिटर्न डिजाइन। तो ये सब तो अब तक आपको अच्छे से याद हो चुका होगा क्योंकि इसको मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक div एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा div, इसको मैं क्लास नेम देता हूँ main। अब मैं इस div के अंदर एक और div क्रिएट करूँगा, यानी कि इसका पेरेंट एलिमेंट जिसका क्लास नेम होगा inside। अब मैं क्या करता हूँ, इस main और इस inside वाले क्लास को CSS में थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। मैंने लिखा main
इसका डिस्प्ले होगा फ्लैक्स। अगर आप CSS ऑलरेडी जानते हो तो आपको डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में ज़रूर पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद इस वक्त मैं इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ 780 पिक्सल, और जो इनसाइड बॉक्स है उसकी विड्थ यहाँ पर मैं रखता हूँ 100%। पेडिंग टॉप बॉटम से होगी कुछ 25 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, और इसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का हो। मैं करता हूँ इसको रन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले है न्यू बार, उसके बाद वो ऐप वाला कंपोनेंट जिसके अंदर अभी अभी मैंने ये वाली डिज़ाइन रेडी की, और लास्ट में है फुटर। तो अब मैं चाहता हूँ कि होम पर क्लिक करने पर इससे रिलेटेड कुछ डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। इमेजेस पर क्लिक करने पर इमेजेस वाला डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो, यानी कि मैं जिस भी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ उस कंटेंट से रिलेटेड डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिएक्ट में राउटिंग फंक्शनलिटी को ऐड करना पड़ेगा। राउटिंग क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैं रिएक्ट की ही वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्लॉग पे, तो यहाँ पर हमें इसके URL में इस वेबसाइट के नेम के बाद हमें इस तरह से ब्लॉग लिखा हुआ देखने को मिला। अगर मैं डॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें डॉक्स देखने को मिला। अब जिस भी मेन्यू पे क्लिक करोगे आपको उसका नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि वेबसाइट के अंदर इसके बाद ये वाला कंटेंट रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस रिएक्ट वेबसाइट के नेम के बाद अगर मैं ये कुछ टाइप करूंगा तो ये वाला पेज ओपन होगा। इस प्रोसेस को राउटिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम रिएक्ट के अंदर राउटिंग की फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए एक राउटिंग डॉम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+C और Y, यानी कि यस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm install react router DOM और एंटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्ट राउटर डॉम नाम का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैंने इस सीरीज की शुरुआत की वीडियोस में आपको समझाया था कि जो भी लाइब्रेरी होगी हमारे प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर package.json के अंदर डिक्लेयर्ड होगी, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने राउटर डॉम को इंस्टॉल किया तो हमें इसका वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपने जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होगी आपका डिक्लेरेशन, उसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा npm start। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करने पर इससे रिलेटेड डेटा में डिस्प्ले करवाया जाए, लेकिन कहाँ पर डिस्प्ले करवाया जाए, इस जगह पे। तो ये वाला कौन सा एरिया है, हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर इसका कोड लिखा है। यहाँ पर ये जो इनसाइड वाला एरिया है ना, इसी के अंदर डिस्प्ले करवाया जाए। जब भी मैं इनमें से किसी मेन्यू पे क्लिक करूं उस वक्त उसका डेटा यहाँ पर, यानी कि इस जगह पे डिस्प्ले करवाया जाए। तो अभी अभी हमने जो रिएक्ट राउटर डॉम का जो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है, वो लाइब्रेरी क्या करता है, हमें अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। उस कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम। अब मुझे इस लाइब्रेरी के अंदर से 3 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना है। तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा ब्राउजर राउटर कॉमा स्विच कॉमा राउट। तो यहाँ पर मैंने ये जो कोड लिखा है इतना सा, ये क्या करेगा, रिएक्ट राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से इन 3 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाएगा। अब ये कोड मैं यहाँ पर इस वजह से लिख सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी को कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल किया है। अगर मैंने उसको उस जगह पर इंस्टॉल ना किया होता तो इसका मैं कभी यूज ही नहीं कर सकता था। तो ये बात याद रखनी है, ये कोड लिखने से पहले आप रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उसको इंपोर्ट करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब आप इस कोड को ध्यान से देखना। मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवाना है इस इनसाइड बॉक्स के अंदर। अब मैं इन कंपोनेंट्स का यूज करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा ब्राउजर राउटर, इसके अंदर मैं लिखूंगा स्विच, और इस स्विच के अंदर फाइनली मैं यूज करूंगा राउट का। अब ये जो राउट है इसका डिफॉल्ट मोड कौन सा होना चाहिए, देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद हम इनका यूज कर रहे हैं। तो जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी उस वक्त यूजर के सामने जो फर्स्ट पेज होगा वो कौन सा होगा, तो इसका डिफॉल्ट पेज तो होम पेज ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ path इक्वल टू स्लैश, ये होगा होम पेज के लिए। जब भी हमारा यूजर अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा उस वक्त सबसे पहले उसे जो डिफॉल्ट पेज दिखाई देगा वो होम पेज होगा। तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ H1 दिस इज होम पेज। मैंने इसको सेव करके रन किया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ राउट और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज इमेज, यानी कि इमेजेस वाला पेज। इसके पाथ के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश इमेजेस। अब अगर मैं वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ स्लैश इमेजेस, तो क्या होगा, देखिए दिस इज इमेज लिख के नहीं आया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऑलरेडी तो पाथ में एक सिंगल स्लैश डिफाइन था ही, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस तो इमेजेस के पहले भी एक सिंगल स्लैश है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, और इसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। मैंने इसको किया सेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेबसाइट के बाद जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश इमेजेस तो यहाँ पर इमेजेस लिख के आता है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो डिफॉल्ट मोड में हमें होम पेज दिखाया जाता है और स्लैश इमेजेस लिखने पर हम इमेज वाले एरिया में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसके टेस्टिंग के वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। जब मैं इसको रन कर रहा था तो हमारा ब्राउजर इस स्विच को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने इंटरनेट पर इसका सॉल्यूशन देखा तो इंटरनेट पर सॉल्यूशन देखने के बाद मैंने ये वाला कोड कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर फिर से इंस्टॉल किया था। मैं इसको नोटपैड में कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वो स्विच वाले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे और इस लाइब्रेरी को यहाँ से फिर से इंस्टॉल करोगे। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब मैंने दूसरी बार रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया तब क्या हुआ, पैकेट.जेसन के अंदर इसका ये जो वर्जन है यानी कि ये अपने पुराने वर्जन में इंस्टॉल हुआ। तो नए वर्जन में स्विच के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हमें यही इंस्टॉल करना पड़ा। तो आपको भी यही वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ब्लॉक्स, अबाउट अस और कनेक्ट के लिए भी राउट को क्रिएट कर लेता हूँ। राउट एक्सेप्ट पाथ इक्वल टू स्लैश, मैंने लिखा ब्लॉग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू ब्लॉग। ठीक इसी तरह से अबाउट अस और कनेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने लिखा अबाउट अस और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्लैश कनेक्ट, एंटर। देखिए कनेक्ट विथ मी, मैंने लिखा स्लैश अबाउट अस, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और लास्ट में मैंने लिखा यहाँ पे ब्लॉक, वेलकम टू ब्लॉक। बस अब मुझे ये डिफाइन करना है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं उस वक्त इसका कंटेंट यहाँ पे शो करे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां पर इस नेव बार की कोडिंग है वहां पर जाऊंगा। तो ये बहुत ही आसान सा काम है। मैं नेव बार के फोल्डर में आऊंगा और इस newbar.js को ओपन करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, जब होम पे क्लिक करूंगा उस वक्त स्लैश वाला पेज यानी कि सिंपल सा जो होम पेज का है वो। इसके बाद है इमेजेस पर क्लिक करने के बाद इमेजेस का सेक्शन ओपन होना चाहिए। उसके बाद है ब्लॉग्स, या फिर शायद मैंने सिर्फ ब्लॉग नाम दिया था। उसके बाद है अबाउट अस और लास्ट में है कनेक्ट। इसको सेव करता हूँ और अब चेक करता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, दिस इज इमेज। ब्लॉग्स पे क्लिक किया, वेलकम टू ब्लॉग। अबाउट अस, वेलकम टू अबाउट अस। ठीक इसी तरह से कनेक्ट विथ मी। अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो हम आ जाएंगे यहाँ पर डिफॉल्ट पेज पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूं उस वक्त मैं चाहता हूं कि हम होम पेज पर ही रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम है, यहाँ पर मैं कर दूंगा स्लैश। अब देखिए अगर मैं इमेज पर भी क्लिक करता हूं तो हम होम पेज पर ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको ये रिएक्ट की वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आई है तो। और एक छोटी सी हेल्प जरूर करना, जो भी बच्चा रिएक्ट सीखना चाहता है उस तक इस वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।